Hello students, myself Dr. Yogita Chandrakar, Assistant Professor, Department of Rogdhyana and Vikriti Vigyan. Today I am here to present the topic of peptic ulcer. Peptic ulcer में जो दो गैस्ट्रिक अल्सर एंड डिओडिनल अल्सर दोनों को हम यहाँ पे एक साथ स्टडी करते हैं कि पेप्टिक अल्सर के अंदर दोनों आ जाते हैं, गैस्ट्रिक भी आता है और डिओडिनल भी आता है। तो यहाँ पे जो पेप्टिक अल्सर होता है वो एक्यूट एंड क्रोनिक दो टाइप का होता है। तो यहाँ पे हम जितनी भी ईटियोपैथोलॉजी है, क्या क्या उसके कॉज हैं, क्या पैथोजेनेसिस होती है, क्या फीचर्स होते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले पेप्टिक अल्सर, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो होती है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो डिसीज़ होती है इसके अंदर ही इसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर में पेप्टिक अल्सर्स आर द एरिया ऑफ डीजनरेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा। मतलब कि जो गैस्ट्रिक मतलब स्टमक में जो और साथ में इंटेस्टाइन में जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होती है वहाँ पे अगर कोई डीजनरेशन या नेक्रोसिस हो रहा है, किस लिए हो रहा है? एक्सपोज टू एसिड पेप्सिन रिएक्शन। मीन्स एसिड पेप्सिन रिएक्शन सिक्रीशंस जो होते हैं वो अगर ज़्यादा हो जाए, हाइपर सिक्रीशन हो जाए एसिड का, तो ये हाइपर सिक्रीशन जो होते हैं वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को डीजनरेट करने लगते हैं, वहाँ पे उसको नेक्रोज्ड करने लगते हैं। मतलब वो वहाँ पे जो होती है वो ब्लड वेसल्स और जो ऑक्सीजन्स होती है इनकी सप्लाई कम हो जाएगी, इसके कारण वो जो एरिया होता है वो नेक्रोज्ड होने लगता है। देन आफ्टर होगा पेप्टिक अल्सर डिसीज इज़ डिफाइंड एज अल्सरेशन ऑफ टू स्टमक, मतलब स्टमक में अल्सरेशन होना, एंड डिओडिनम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एसोसिएटेड विद सिम्टम्स कॉम्प्लेक्स ऑफ बर्निंग इपिगैस्ट्रिक पेन इंक्रीज्ड बाय फास्टिंग एंड इम्प्रूव्ड विथ फूड। मीन्स यहाँ पे जो होता है वो स्टमक में अल्सरेशन हो रहा है या डिओडिनम में अल्सरेशन हो रहा है या स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, इसके साथ में क्या क्या सिम्टम मिलते हैं। तो जैसा पहला है बर्निंग इपिगैस्ट्रिक पेन। इपिगैस्ट्रिक जो रीजन होता है वहाँ पे बहुत ही बर्निंग पेन होने लगेगा, और ये कब होगा? जब वहाँ पे फास्टिंग इंक्रीज़ हो रही है, मतलब कुछ खाए नहीं हैं, भूखे हैं, तो एम्प्टी स्टमक में जो होता है वे पेन इंक्रीज़ होता है, लेकिन जैसे ही फूड लेते हैं ये जो होता है वो ठीक होने लगता है, ये मतलब ये पेन जो होता है वो कम होने लगता है। Thus, peptic ulcer is a broad name which include gastric, duodenal and ulcer anywhere in upper GIT. The different side according to the, मतलब कि इसमें होता है जो गैस्ट्रिक अल्सर है, डिओडिनल अल्सर है, अपर जीआईटी में, ये बहुत ही बड़ा नेम है। मतलब कि गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, डिओडिनल अल्सर हो गया, ये दोनों जो होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम साइड देखते हैं तो डिओडिनम में होगा मेनली फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडिनम, मतलब 98 to 99% जो होती है फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम इसमें इन्वॉल्व होती है। नियर पायलोरिक रीजन, एंटीरियर वॉल मोर कॉमन देन पोस्टीरियर वॉल। मीन्स जो स्टमक हो रही है उसकी मेनली जो पायलोरिक रीजन होता है वो इन्वॉल्व हो रहा है, और फर्स्ट पार्ट डिओडिनम इन्वॉल्व हो रहा है, और उसकी एंटीरियर वॉल भी मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व हो रही है एज़ कम्पेयर टू पोस्टीरियर वॉल। अगर हम स्टमक में जाते हैं तो मेनली एंट्रल रीजन जो होती है वो, एंड साथ में लेजर कर्वेचर इज़ मोर कॉमन। मीन्स लेजर कर्वेचर ऑफ स्टमक, एंट्रल रीजन ऑफ स्टमक, एंड डिओडिनम में फर्स्ट पार्ट एंड पैलोरिक रीजन, ये जो होती है मोस्ट कॉमन साइट होती है किसके लिए? पेप्टिक अल्सर के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो डिओडिनम अल्सर होता है और जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है उसका रेशियो होता है 4:1। मीन्स दैट जो डिओडिनल अल्सर जो होती है मोस्ट कॉमन होती है एज़ कम्पेयर टू गैस्ट्रिक अल्सर, मतलब होने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं? डिओडिनल अल्सर के। जो ईसोफेगस होता है वो पर्टिकुलरली इन बैरेट ईसोफेगस, मतलब ईसोफेगस भी कभी कभी इन्वॉल्व होता है, बट उसके जो लास्ट के पार्ट होते हैं वही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मार्जिन ऑफ गैस्ट्रो एंटेरोस्टोमी, अगर गैस्ट्रो एंटेरोटोमी की है, मतलब कि कोई भी गैस्ट्रिक रीजन है या फिर कोई भी जो इंटेस्टाइन है जिसके कुछ पार्ट को आपने वहाँ पे टॉमी हुई है उस पर कट किया गया है, तो उसकी जो मार्जिन्स होती है वहाँ पे होने के चांसेस होते हैं। देन है मैकल्स डाइवर्टिकुलम। मैकल्स डाइवर्टिकुलम देन आफ्टर एनीवेयर इन स्टमक टू जेजुनम इन जोलिंगर इलिशन सिंड्रोम। जो जोलिंगर इलिशन सिंड्रोम होता है उसमें स्टमक से जेजुनम के बीच में कोई भी एरिया जो होता है वो पेप्टिक अल्सर उसमें हो सकता है। मीन्स गैस्ट्रिक अल्सर या डिओडिनल अल्सर वहाँ पे हो सकता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में देखते हैं तो पेप्टिक अल्सर इज़ वर्ल्ड वाइड कॉमन फिनोमेना, मतलब कि वर्ल्ड वाइड में ये पेप्टिक अल्सर कॉमन है, क्योंकि आज की जो लाइफस्टाइल होती है उसमें जो होता है हम लेट से हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या लंच का डिनर का टाइम फिक्स नहीं है, तो ये समय क्या होता है जो एसिड पेप्सिन सिक्रेशंस होते हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर वो उस टाइम में ज़्यादा सिक्रेट हो रहे हैं जब आपने वहाँ पे कुछ खाया नहीं है, तो उस समय ये जो होते हैं वो अल्सर को कॉज करते हैं। द इंसिडेंस ऑफ पेप्टिक अल्सर इन वेस्टर्न वर्ल्ड इज अराउंड 10%, और 10% जो होता है वेस्टर्न वर्ल्ड में ये कॉमन है। इंसिडेंस वेरीज वाइडली इन इंडिया, इट इंसिडेंस इज 15% टाइम्स मोर कॉमन इन चेन्नई कंपेयर टू पंजाब, मतलब साउथ साइड ये हमें 15 टाइम्स ज़्यादा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया।
देन आफ्टर ए ड्यूडेनल अल्सर इज़ मोर कॉमन देन गैस्ट्रिक अल्सर, ये बोल ही चुके हैं, 4:1 का रेशियो है यहाँ पे। एज में है मिडिल टू ओल्डर एज ग्रुप, मतलब मीन्स मोस्ट कॉमन होता है मिडिल एज ग्रुप, क्योंकि लाइफ स्टाइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा बिजी हरी इसी टाइम में होती है मिडिल एज ग्रुप में, तो मिडिल एज ग्रुप में बहुत ही मोस्ट कॉमन है। देन आफ्टर होगा ओल्डर एज ग्रुप में। अगर हम सेक्स इंसिडेंस में देखते हैं तो ड्यूडेनल अल्सर जो होती है वो 3:1 रहेगी मेल एंड फीमेल में, बट गैस्ट्रिक अल्सर जो होती है 1.5:1 होती है, मतलब ड्यूडेनल अल्सर जो होते हैं वो ज़्यादा हैं, गैस्ट्रिक अल्सर कम है, बट फिर भी मेल में जो होता है ये मोस्ट कॉमन होता है, मतलब कौन, ड्यूडेनल अल्सर एज कम्पेयर टू गैस्ट्रिक अल्सर। इसके बाद हम फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे एक्यूट पैप्टिक स्ट्रेस्ड अल्सर। दिस अल्सर ऑकर्स फॉलोइंग सीवियर स्ट्रेस, मतलब कि जो स्ट्रेस अल्सर होता है या फिर कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो या फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो जो कि पैप्टिक अल्सर को कॉज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्यूट पैप्टिक स्ट्रेस अल्सर। तो इससे बहुत सारी चीज़ें आती है लाइक शॉक, सीवियर ट्रॉमा, सेप्टिसीमिया, एक्सटेंसिव बर्न, कर्लिंग अल्सर इन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डियोडिनम, इंट्राक्रेनियल रीजन। यहाँ पे कैसे कुसिंग अल्सर्स होंगे जो कि यहाँ पे हाइपर एसिडिटी के कारण होते हैं, मतलब हाइपर एसिडिटी होगी, एसिड ज़्यादा सिक्रेट होगा तो वैगल स्टिमुलेशन बढ़ेगा, वैगल स्टिमुलेशन बढ़ने के कारण क्या होता है वहाँ से इंट्राक्रेनियल रीजन जो होती है वो ज़्यादा वहाँ पे मतलब जो एसिड सिक्रेट हो रहा है उसके कारण वहाँ से एक स्टिमुलेशन आएगा, उसके कारण अल्सर कॉज हो सकते हैं। ड्रग इंटेक लाइक एस्प्रिन, स्टेरॉयड, बीटाजोलोजीन, इंडोमेथासिन, ये जो कुछ ड्रग्स होते हैं जिसके इंटेक से भी अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। एंड लोकल इरिटेंट लाइक अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, कॉफ़ी, ये भी जो होते हैं अल्सर को कॉज करते हैं। मतलब कि फिजियोलॉजिकल में हमारे जो रूटीन में हम क्या क्या फॉलो कर रहे हैं, कैसे हमारे रूटीन है, साथ में ट्रॉमा, शॉक, ये सारे रीज़न आएंगे। एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में अगर बहुत ज़्यादा कोई वरी है, मतलब कोई भी चीज़ उसको अच्छी नहीं लग रही है, बहुत ही चीज़ों को सोच रहा है, स्ट्रेस कंसिडर में, चाहे उसके पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे जॉब का हो, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, जो वैगल स्टिमुलेशन होता है, इंट्राक्रेनियल रीजन होता है, वो सारे डिस्टर्ब होते हैं। तो यहाँ से जो अगर सेंसेशन ही गलत आएगा या ज़्यादा आएगा तो ये जो होते हैं वो अल्सर को कॉज कर सकते हैं। देन हम देखते हैं पैथोजेनेसिस। अगर पैथोजेनेसिस देखते हैं तो एक्यूट में देखेंगे तो इट इज़ नॉट क्लियर हाउ द म्यूकोसल इरोजन ऑकर इन स्ट्रेस अल्सर बिकॉज एक्यूट हाइपर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। मतलब मेनली यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इज़ कॉमन, और यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे कुसिंग अल्सर्स फॉर्म हो रहे हैं, और कुछ इंट्राक्रेनियल कंडीशंस में हमको ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि ब्रेन ट्रॉमा में, इंट्राक्रेनियल सर्जरी में एंड ब्रेन ट्यूमर में। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें होती है, इंट्राक्रेनियल रीजन की हो या फिर कुसिंग अल्सर्स हो गई, ये हमको कहाँ पे मिल रही है, इसके कारण क्या हो रहा है, एक्यूट पैप्टिक अल्सर, जहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन जो होता है वो बढ़ जा रहा है। देन आफ्टर अ मॉर्फोलॉजी में देखते हैं कि जो इसका मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस होते हैं वो ग्रॉसली देखेंगे तो एक्यूट स्ट्रेस अल्सर आर मल्टीपल, बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होते, और मोर देन 3 अल्सर्स होते हैं। 75% केस में एक अल्सर नहीं मिलेगा, मल्टीपल मिलेंगे, 2, 3, 4। साथ में मोस्ट कॉमन होता है ये स्टमक में, एंड डिक्रीज फ्रिक्वेंसी तो फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम, मतलब मोस्ट कॉमन होता है यहाँ पे स्टमक में, उसके बाद ही डियोडिनम की ओर में प्रोग्रेस होगा। ये जो होता है ओवल होता है, दे मे बी ओवल, सर्कुलर इन शेप एंड यूजुअली लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो स्ट्रेस अल्सर आर सैलो, डू नॉट इन्वाइट दी म्यूकोसल लेयर। सैलो मीन्स वो सुपरफिशियल रहेगा, बहुत ज़्यादा इन्वेड नहीं करेगा मस्कुलर लेयर को। देन है हम बात करेंगे क्रॉनिक पैप्टिक अल्सर। एक्यूट में तो सारी चीज़ें सुपरफिशियल थी, डायमीटर्स कम थे, उसके जो सिर्फ एक ही रीज़न था हाइपर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। बट यहाँ पे अगर क्रॉनिक की बात करते हैं तो इसमें बोला गया है इफ़ नॉट स्पेसिफाइड क्रॉनिक पैप्टिक अल्सर वुड मीन गैस्ट्रिक एंड डियोडिनल अल्सर, द 2 मेजर फॉर्म ऑफ द पैप्टिक अल्सर डिसीज ऑफ द अपर जीआई ट्रैक्ट। यहाँ पे भी वही है कि पैप्टिक अल्सर डिसीज जिसमें कि दोनों आते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर भी आते हैं और डियोडिनल अल्सर भी आते हैं। 2 मेजर फॉर्म होते हैं जो कि अपर जीआई ट्रैक्ट में होते हैं और एसिड पेप्सिन के सिक्रेशंस के बढ़ने के कारण ही होते हैं। इंसिडेंस में हम देखते हैं कि पैप्टिक अल्सर आर मोर कॉमन इन दी प्रेजेंट डे। पैप्टिक अल्सर मोर कॉमन है, वर्ल्ड वाइड में कॉमन है, बट मेनली होता है ये इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड सिविलाइज्ड एरिया, क्योंकि वहीं पे ही लाइफस्टाइल जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। देन है मोर फ्रिक्वेंट इन मिडिल एज एडल्ट, ये भी हमने बात कर चुके हैं। गैस्ट्रिक अल्सर तो 6 डिकेड में, मतलब कि 60 साल की एज में जो होती है वो गैस्ट्रिक अल्सर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट डियोडिनल अल्सर जो है 5 डिकेड, मतलब 15 ईयर्स, 41 से 50, 51 से, तो ये जो हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है डियोडिनल 40 से 50 की एज में। बट गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है 50-60 उसके बाद की एज में ज़्यादा कॉमन है। बट दोनों में कॉमन अगर देखेंगे तो मेल में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। डियोडिनल अल्सर जो होती है 4 टाइम्स मोर कॉमन होती है गैस्ट्रिक अल्सर से, 4:1 का रेशियो ऑलरेडी था।
ये भी हम देख चुके हैं। ईटियोलॉजी की बात करते हैं तो एक होता है हेलिकोबैक्टर पायलोरी गैस्ट्राइटिस, मतलब कि जो एच पायलोरी होती है, एच पायलोरी बैक्टीरिया, ये जो होती है वो गैस्ट्राइटिस को कॉज करती है, इसके कारण भी गैस्ट्रिक अल्सर होता है। एनसेड्स इंड्यूस्ड म्यूकोसल इंजरी, अगर हम यहाँ पे नॉन स्टेरॉइडल्स जो मेडिसिन ले रहे हैं उसके कारण इंड्यूस होने के कारण भी म्यूकोसल लेयर जो होती है वो पेनिट्रेट होती है और गैस्ट्रिक अल्सर को फॉर्म करती है। देन थर्ड वन है एसिड पेप्सिन सिक्रीशन देन आफ्टर गैस्ट्राइटिस, मीन्स की गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन होना। अदर लोकल इरिटेंट लाइक फूड, एल्कोहल, स्मोकिंग, एस्प्रिन। डाइटरी फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे कि आप क्या खा रहे हैं, बहुत ही ऑयली स्पाइसी खा रहे हैं, किस टाइम में खा रहे हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, पेरेंट्स को है तो आपको भी। साथ में एक इसमें एक और चीज़ आती है कि ब्लड ग्रुप, जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होते हैं उनमें ये मोस्ट कॉमन होता है। हार्मोनल फैक्टर्स, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो कॉज करती है क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर को। देन है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में ऑल थ्रू द रोल ऑफ वेरियस ईटियोलॉजिकल फैक्टर जस्ट डिस्क्राइब्ड इज वेल नोन इन अल्सरोजेनेसिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन पेप्टिक अल्सर। मतलब जो अल्सर फॉर्म हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे अल्सरोजेनेसिस। तो ये क्यों होता है? तो फर्स्ट है एक्सपोजर ऑफ म्यूकोसा टू गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन सिक्रेशन, स्ट्रॉन्ग ईटियोलॉजिकल एसोसिएशन विथ एच पायलोरी इन्फेक्शन। वही हुआ, एच पायलोरी इन्फेक्शन के कारण हो गया, या फिर गैस्ट्रिक एसिड पेप्सिन सिक्रेशन जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। दो चीज़ें थी यहाँ पे। अगर ड्यूटेनल अल्सर की बात करते हैं तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इनटू द फास्टिंग स्टमक एट नाइट, मतलब नाइट में ज़्यादा हो रहा है, नाइट में उसमें ज़्यादा पेन होगा, क्योंकि विच टेक प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वैगल स्टिमुलेशन। वैगल स्टिमुलेशन ज़्यादा मिलेगा आपको, उसके इन्फ्लुएंस के कारण होता है गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा, और ये मोस्ट कॉमन है नाइट पे। रैपिड एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक सो दैट द फूड विच नॉर्मली बफर एंड न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड। जल्दी जल्दी अगर ज़्यादा एसिड सिक्रेट हो रहा है तो स्टमक जो होगा उसके जो फूड आएंगे वहाँ पे जो पहुँचे हुए हैं वो जल्दी जल्दी वहाँ पे वो डाइजेस्ट हो जाएंगे। जल्दी डाइजेस्ट होंगे तो स्टमक जो होगा वो जल्दी जल्दी खाली भी होने लगेगा, और जितनी जल्दी वो खाली होने लगेगा वहाँ पे जो होता है वो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, लेकिन नीचे से जाएगा किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडिनम, इसमें गया है। तो ये जो एग्रेसिव एक्शन होता है गैस्ट्रिक एसिड का, ये जो होता है अगर फास्टली वो स्टमक टू डिओडिनम या स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है तो उसके फास्ट जाने के कारण ही म्यूकोसा जो होती है वो एक्सपोज हो जाती है या पेनिट्रेट हो जाती है और गैस्ट्रिक अल्सर को फॉर्म करती है। देन थर्ड है एच पायलोरी। इसमें गैस्ट्रिक म्यूकोसा डिफेंस इज ब्रोकन एंड एपिथेलियल इंजरी। एक इसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो गया, वो ब्रोक हो गया, तो एपिथेलियल्स जो होती है सेल में इंजरी होने लगती है। तो ये जो होता है एच पायलोरी इन्फेक्शन में होता है। मीन्स फर्स्ट था हाइपर सिक्रेशन जो कि वैगल स्टिमुलेशन को बढ़ाता है, उसके कारण वहाँ पे नाइट में हमको पेन हो रहा है, वहाँ पे अल्सरेशन ज़्यादा होगा, पेन भी होगा। सेकंड है कि स्टमक में ज़्यादा एसिड सिक्रेट हो रहे हैं तो फास्टली जो होगा वो किस में जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अगर उसके फास्टली रैपिड एंट्री के कारण वहाँ पे पेनिट्रेशन ऑफ द म्यूकोसा। थर्ड है यहाँ पे एच पायलोरी। उसके बाद अगर गैस्ट्रिक अल्सर की बात करते हैं तो इम्पेयर्ड गैस्ट्रिक म्यूकोसा डिफेंस अगेंस्ट एसिड पेप्सिन रिएक्शन। यहाँ पे जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा डिफेंस होता है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, मतलब प्रॉपरली उसको इंप्रूव नहीं कर पाती क्योंकि उस एपिथेलियल में कोई इंजरी हो गई है या एसिड सिक्रेट ज़्यादा हो रहा है, तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा इम्पेयर्ड हो गई, मतलब प्रॉपर अपना डिफेंस मैकेनिज्म वाला काम नहीं कर पा रही। इनफिल्ट्रेशन हो गया, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये होते हैं जो आते हैं मोनोसाइट से, सारी चीज़ें जो होती है अपना काम नहीं कर पाती प्रॉपरली, मीन्स हीलिंग प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो पाती है। सेकेंड है यहाँ पे हाइपर एसिडिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड गैस्ट्रिन सीरम गैस्ट्रिन लेवल। गैस्ट्रिन एक प्रकार का हार्मोन है, तो जो सीरम गैस्ट्रिन लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि किसको कॉज करता है? हाइपर एसिडिटी। और उसमें क्या होता है? एसिड जो होता है मुंह से बाहर आने लगता है और क्या होगा? खट्टी डकार आने लगती है, तो ये है कंडीशन होती है हाइपर एसिडिटी। थर्ड है यहाँ पे अदर फैक्टर, लो टू नॉर्मल गैस्ट्रिक एसिड लेवल सच एज गैस्ट्राइटिस, बाइल रिफ्लक्स एंड सिगरेट स्मोकिंग। कुछ फैक्टर होते हैं जैसे गैस्ट्राइटिस में हो गए या बाइल रिफ्लक्स में हो गए, मतलब वो प्रॉपर जो वे पे जा रहा है वहाँ से वापस आ रहा है उसको रिफ्लक्स बोलेंगे। सिगरेट स्मोकिंग हो गया, तो ये भी क्या करते हैं? गैस्ट्रिक एसिड लेवल को मतलब थोड़ा सा कम करते हैं या फिर उसको बढ़ाते हैं। उसके बाद है यहाँ पे प्रोटेक्टिव गैस्ट्रिक म्यूकस बैरियर। यहाँ पे जो प्रोटेक्टिव गैस्ट्रिक म्यूकस बैरियर होता है उसका जो प्रोटेक्टिव एक्शन होता है एसिड पेप्सिन के लिए वो डीअरेंज्ड हो गया, इम्पेयर्ड हो गया, तो वो भी क्या करता है? गैस्ट्रिक अल्सर को फॉर्म करता है। मतलब म्यूकोसल डिफेंस भी कम हो रहा है, साथ में बैरियर मैकेनिज्म भी डिस्टर्ब हो रहा है, हाइपर एसिडिटी भी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। देन आफ्टर है मार्फोलॉजिकल फीचर्स। मार्फोलॉजिकल फीचर्स में बात करते हैं तो ग्रॉसली में देखेंगे टिपिकल पेप्टिक अल्सर आर कॉमनली सॉलिटरी, वो क्या था? मल्टीपल। ये है यहाँ पे
solitary, small 1 to 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, राउंड टू ओवल, मतलब फर्स्टली पहले राउंड रहेगा देन आफ्टर ये ओवल हो सकता है। पंच्ड आउट मतलब कि बाहर से सब दबा हुआ है और दब के साइड का सरफेस उठा हुआ है, ऐसे उसको बोलेंगे पंच्ड आउट। क्रॉनिक ड्यूटेनल अल्सर जो होती है वो नेवर टर्न मैलिग्नेंट, वाइल क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर जो होती है वो कार्सिनोमा में चेंज हो सकती है। मीन्स ड्यूटेनल अल्सर जो होती है उसके कार्सिनोमा में चेंज होने के चांसेस जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं, बट जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है वो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में चेंज हो सकता है। अगर गैस्ट्रिक अल्सर मैलिग्नेंट हो गया तो ये अल्सर लार्जर होते हैं, बाउल शेप्ड के हो जाते हैं, एलिवेटेड होते हैं और इंड्यूरेटेड होते हैं। मीन्स उठे हुए रहेंगे, अंदर दबे हुए रहेंगे, बाउल शेप के हो जाएंगे। जैसा बाउल होता है अंदर दबा हुआ, बाहर के सरफेस जो होते हैं उठे हुए, ऐसे लार्ज एक वहाँ पे अल्सर हमको दिखेगा। माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो जो क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर होता है उसमें 4 हिस्टोलॉजिकल जोन्स होते हैं। फर्स्ट होता है नेक्रोटिक जोन, मैंने बताया था, वहाँ पे अल्सरेशन हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई, वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होगी तो वो एरिया जो है डिजनरेट होने लगता है, वहाँ पे डेब्रिस आने लगते हैं तो नेक्रोटिक जोन बनेगा। नेक्रोटिक जोन के साथ में सुपरफिशियल एक्सुडेटिव जोन, वहाँ पे की चीज़ें क्या होगी, बाहर आने लगेंगी, वहाँ के फ्लूइड बाहर आ रहे हैं तो वहाँ पे एक बन जाएगा सुपरफिशियल एक्सुडेटिव जोन, क्योंकि वहाँ पे प्रोलिफरेशन हो रहा है, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, डिफेंस मैकेनिज्म हो रहे हैं, तो इन प्रोलिफरेशन के कारण क्या होता है यहाँ पे एक एक्सुडेटिव जोन बनेगा। ग्रेनुलेशन टिश्यू जोन, जब वहाँ पे हीलिंग की प्रोसेस होती है तो वहाँ पे जो ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ होते हैं वो नए बनने लगते हैं, वहाँ पे नियोवैस्कुलराइजेशन होने लगता है तो वहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ भी दिखेंगे। एक जोन बनेगा जोन ऑफ सिकेट्राइजेशन। जोन ऑफ सिकेट्राइजेशन में क्या होगा, लास्ट में जो फाइब्रोसिस की प्रोसेस होती है, मतलब वो हीलिंग हो रही है, हिल्ड हो रही है, वहाँ पे हार्ड हो रहा है, देन फिर हील हो रही है, फिर अल्सर हो रहा है, फिर हील हो रही है, तो उस जोन को बोलेंगे जोन ऑफ सिकेट्राइजेशन। तो 4 जोन्स मिलते हैं हमको, नेक्रोटिक जोन, सुपरफिशियल एक्सुडेटिव जोन, ग्रेनुलेशन टिश्यू जोन एंड जोन ऑफ सिकेट्राइजेशन। देन आफ्टर कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में इसमें हमको मिलता है ऑब्स्ट्रक्शन, हैमरेज, परफोरेशन, फाइब्रोसिस, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस एंड मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। क्लिनिकल फीचर्स, पेप्टिक अल्सर की अगर हम बात करते हैं तो एक रेमिटिंग एंड रिलैप्सिंग रिलीजन्स होता है, मतलब ये होगा देन ठीक हो जाएगा, देन आफ्टर फिर से हो सकता है, तो रेमिटिंग फिर से होने वाला, रिलैप्स फिर से, मतलब ध्यान नहीं रखे तो फिर से हो गया। तो वंस अ पेप्टिक अल्सर पेशेंट ऑलवेज अ पेप्टिक अल्सर पेशेंट, ये लाइन बोली गई है कि अगर एक बार कोई पेप्टिक अल्सर का पेशेंट है वो ऑलवेज पेप्टिक अल्सर का पेशेंट होता है, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अगर हम एज की बात करते हैं तो 5th डिकेड तो 6th डिकेड हमने देखा था। प्यूपिल एट रिस्क में देखेंगे तो ड्यूडेनल अल्सर वाले को मोर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन लाइफ के कारण होता है, बट गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है वो लैबरिंग ग्रुप को, क्योंकि वो प्रॉपर उनके खाना पीना जो होता है वो पूरी तरह से रूटीन डिस्टर्ब होती है। अगर पीरियोडिसिटी की बात करें तो पीरियोडिसिटी में होगा यहाँ पे ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं वर्स्ट बाय वर्क, हरी एंड वेदर, बट गैस्ट्रिक अल्सर जो होती है वो लास्ट फ्रॉम 2 to 6 वीक। मतलब जैसे जैसे वर्क प्रेशर बढ़ेगा, जैसे चिंता बढ़ेगी, वेदर मतलब सीजनल कुछ डिस्टर्बेंस हुआ तो ड्यूडेनल अल्सर के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ते हैं, बट गैस्ट्रिक अल्सर ऐसा नहीं है। पेन में देखेंगे तो जो ड्यूडेनल अल्सर होता है उसका पेन सीवियर होता है, बट वो नाइट में पेन होता है, जैसे वो खाना खाया 2-3 घंटे के बाद उसे पेन स्टार्ट होगा, जैसे उसने खाना खा लिया रिलीव हो जाएगा। बट गैस्ट्रिक अल्सर में ऐसा नहीं है, उसमें खाना खाने से पहले, खाना खाते समय भी पेन होगा, तो विदिन 2 आवर आफ्टर फूड, 2 घंटे के पहले जब खाना पचा नहीं है उस समय पेन होना शुरू हो जाएगा। वोमिटिंग जो होती है वो क्या करती है, जो भी पेप्टिक अल्सर में मतलब कि ड्यूडेनल अल्सर में और गैस्ट्रिक अल्सर दोनों में वोमिटिंग जो होने के बाद में पेन जो होता है वो रिलीव हो जाता है। हिमैटिमैसिस मिलेगा, मेलिना मतलब ब्लैकेस्ट स्टूल, हिमैटिमैसिस मतलब स्टमक से वोमिटिंग जो हो रही है वो क्या हो रहा है, उसमें ब्लड आ रहा है। एपेटाइट में हम देखते हैं तो गैस्ट्रिक अल्सर वाला पेशेंट जो होता है वो गुड एपेटाइट, बट मतलब एपेटाइट दोनों की अच्छी है, दोनों को भूख जरूर लगेगी, बट खाने से डरेगा, कौन, गैस्ट्रिक अल्सर वाला। बट ड्यूडेनल अल्सर वाला जो होगा वो खाते वक्त तो खा लेगा अच्छे से, बट उसे बाद में पेन होता है। डाइट में हम देखते हैं तो गैस्ट्रिक अल्सर का जो पेशेंट होता है उसका बैलेंस डाइट रहेगा, मतलब ब्लैंड डाइट रहेगा, बहुत ही फ्राइड फूड नहीं खाना चाहेगा, करीज, हैवी स्पाइसी फूड वो अवॉइड करेगा, मतलब उसे सिंपल फूड चाहिए। बट ड्यूडेनल अल्सर वाला जो होता है टेक एनी काइंड ऑफ फूड, मतलब किसी भी टाइप का जो फूड होता है उसको वो इंटेक कर सकता है। वेट में देखेंगे तो गैस्ट्रिक अल्सर वाले का लॉस ऑफ वेट होगा, क्योंकि वो खाने से डरेगा तो कम खाएगा तो वेट लॉस होगा। बट ड्यूडेनल अल्सर वाला जो होगा वो गेन टू नॉर्मल वेट, क्योंकि वो तो नॉर्मल खाना खा रहा है तो उसके वेट में ऐसा कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा, या कोई रिडक्शन नहीं होगा, कुछ भी कम नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा। डीप टेंडरनेस तो दोनों में मिलेंगी, दोनों में पेन होगा, एपिगैस्ट्रियम रीजन में मेनली पेन होगा। इन्वेस्टिगेशन देखते हैं तो इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बट हम इसमें इंडोस्कोपी करा सकते हैं, वो भी अपर एंडोस्कोपी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, देखो स्टमक में यहाँ पे मिलता है हमको एंट्रल रीजन में मिलता है, ड्यूडेनम में फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम मिलता है, पैलोरिक रीजन में ज़्यादा मिल रहा है, तो हम यहाँ पे
अपर एंडोस्कोपी या अपर जीआई बैरियम रेडियोग्राफी कराते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट भी करा सकते हैं कि इनके साथ में कोई और दूसरी पैथोलॉजी इन्फेक्शंस तो नहीं है, तो ब्लड काउंट भी कराएंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी भी हम स्टार्टिंग में पेन कहाँ पे हो रहा है वो प्रॉपर हमें पता चल रहा है कि उसमें कुछ रेडिएशन तो नहीं है, डेविएशन तो नहीं है, इसको देखने के लिए हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए यूएसजी भी करवा सकते हैं। बट मोस्ट कॉमन यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हम कराएंगे तो अपर एंडोस्कोपी या अपर जीआई बैरियम रेडियोग्राफी कराई जाती है। तो यहाँ पे यही हुआ कि पेप्टिक अल्सर में जो गैस्ट्रिक अल्सर था और ड्यूडेनल अल्सर था, ये दोनों इसमें आते हैं। बट गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर में मोस्ट इंपॉर्टेंट 5-6 पॉइंट्स हैं, इसको मैं रिपीट करती हूँ। फर्स्ट होता है, दोनों मोस्ट कॉमन होता है मेल में। दोनों में मोस्ट कॉमन देखेंगे तो ड्यूडेनल अल्सर मोस्ट कॉमन है। जहाँ पे भी स्ट्रेस्ड फुल लाइफ है, सिटी है, इंडस्ट्रियलाइज एरिया है, सिविलाइज्ड एरिया है, वहाँ पे ड्यूडेनल अल्सर जो होता है मोर कॉमन है गैस्ट्रिक अल्सर से। साथ में हम इसमें देखते हैं कि मेनली क्या होता है, नाइट में पेन हो रहा है किसमें, ड्यूडेनल अल्सर में। बट गैस्ट्रिक में जो होता है वो खाना खाने से डरेगा, खाना खाते ही विदिन 1 to 2 आवर्स में उसको पेन स्टार्ट हो जाएगा। वेट लॉस होगा गैस्ट्रिक अल्सर में, उसमें वेट लॉस नहीं होगा। दोनों में जो होती है वो म्यूकोसा, मस्कुलर लेयर, ये चीज़ें मिलती ही है। दोनों में पेनिट्रेशन दिखेगा, दोनों में इन्फिल्ट्रेशन दिखेगा, 4 जोन बनते हैं, नेक्रोटिक जोन्स मिलेंगे इसमें क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर में। बट अगर वो एक्यूट है तो अल्सर बस मिलते हैं, मल्टीपल अल्सर होते हैं। लेकिन अगर क्रॉनिक हो गया तो अल्सर हिल्ड हो गए हैं, फाइब्रोसिस भी दिखेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सॉलिटरी सिंगल अल्सर्स मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेन इसका इन्वेस्टिगेशन भी एंडोस्कोपी, अपर एंडोस्कोपी इज़ मोस्ट कॉमन। तो इस प्रकार से आज का ये टॉपिक हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।